नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर टी.आर. नायक आप सभी का नायक आईएएस एकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, आज फिर से हम बात करने जा रहे हैं पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन के बारे में। तो ये जो हमारा टॉपिक था, इसके अंदर 7 क्लास पहले हम लोग कर चुके हैं और ये आज हमारी जो क्लास है वो 8 दिन पर जो क्लास रहेगी। और कहने का मतलब पंचायती राज आज के सेशन में हम लोग है जो कि संपूर्ण कर देंगे। पंचायती राज एवं नगरीय स्वशासन कहो या फिर शहरी स्वशासन, ठीक है। तो हम शहरी स्वशासन को पढ़ रहे थे। इससे पहले कुछ समितियां पढ़ी थी और उसके बाद में 73वां संविधान संशोधन पढ़ा था, जिसके बारे में हम लोग है जो कि पंचायती राज के बारे में, और नगरीय निकाय जो कि 74वां संविधान संशोधन हम लोग पढ़ रहे थे। और संविधान संशोधन को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि राजस्थान में शहरी निकायों की संरचना किस प्रकार से जो होती है। तो राजस्थान में शहरी निकाय कहो या नगरीय निकाय, तो इसमें 3 स्तरीय जो सरकार होती है, एक तो नगर पालिका, दूसरी नगर परिषद और तीसरी नगर निगम, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी इससे पहले 7 जो हमारी क्लास हुई है उनके अंदर जो भी हम लोगों ने पढ़ा है उस सभी को आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, रिवीजन करके आए होंगे और सारा जो भी हम लोगों ने पढ़ा वो सारा आपको समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो इससे आगे हम क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग लगाओ, राजस्थान में शहरी निकायों की संरचना या नगरीय निकायों की संरचना। क्या हेडिंग लगाएंगे? राजस्थान में शहरी निकायों की संरचना। क्या हेडिंग लगाएंगे? राजस्थान में शहरी निकायों की संरचना। शहरी निकायों की संरचना, ये मैंने वैसे आपको 2-3 बार बता दी है, तो अब कोई डाउट तो होनी नहीं चाहिए किस प्रकार से होती है, या फिर से समझाने की समझाना है आपको। देखो, इसमें 3 स्तर की सरकार होती है, एक नगर पालिका और दूसरी नगर परिषद, तीसरी नगर निगम, ठीक है। अब नगर पालिका किसको घोषित किया जाता है, कौन करता है इनको घोषित? राज्यपाल द्वारा। और कितनी जनसंख्या जहाँ पे होती है वहाँ पे नगर पालिका क्षेत्र जो कहलाता है या फिर उसको घोषित किया जाता है। तो बात करते हैं जहाँ पे 20,000 से, चलो एक बार आप लिखो, पहले साथ में लिखवा देता हूँ। नगर पालिका, नगर पालिका और नगर परिषद, तीसरा क्या होगा? नगर निगम। समझ में आया यहां तक? ठीक है। अब बात करते हैं यहां पे थोड़ा अच्छे से लिखा है इसको। यहां पे कितनी जनसंख्या होनी चाहिए इसके अंदर? 20,000 से 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख जनसंख्या वाले क्षेत्र को क्या घोषित किया जाएगा भाई? नगर पालिका। 20,000 से 1 लाख वाले जनसंख्या जहाँ पे होती है 1 लाख तक, तो उसको क्या कहा जाता है भाई? नगर पालिका। वैसे ही यहाँ लिख देते जनसंख्या और 20,000 से 1 लाख, ताकि तीनों का हो जाएगा। देखो एक बार मैं बनाता हूँ इसकी एक टेबल। देखो इधर लिखो जनसंख्या,
ताकि सीधा समझ में आ जाएगा तीनों तीनों का ना। जनसंख्या नगर पालिका के अंदर होनी चाहिए 20,000 से 1 लाख। कितनी? 20,000 से 1 लाख। और इसमें लिखो 1 लाख से 5 लाख तक। 1 लाख से 5 लाख। और 5 लाख से अधिक हो तो उसको नगर निगम कहा जाता है, नगर निगम घोषित किया जाता है। 5 लाख से अधिक। अब बार बार इसमें जनसंख्या लिखने की जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। देखिए समझ में आ गया यहाँ तक कि जनसंख्या जो है नगर पालिका के अंदर कितनी कम से कम होगी, जिसको नगर पालिका कहा जाएगा या फिर जिसको घोषित किया जाएगा। तो ये एक तरह से क्राइटेरिया जो कंप्लीट करना होता है वो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। 20,000 से 1 लाख, 1 लाख से 5 लाख और 5 लाख से अधिक जहाँ पे जनसंख्या होती है तो वह जो क्षेत्र है नगर निगम बनने के लायक हो जाता है। समझ में आया यहाँ तक? और उसके बाद में बात करते हैं कि इसमें न्यूनतम जो सदस्यों की संख्या वो कितनी हो सकती है। तो यहाँ पे लिखो आप न्यूनतम सदस्यों की संख्या जो 3 है, तीनों के अंदर 13 होने चाहिए कम से कम। न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तीनों में लिख दो 13। कितनी होनी चाहिए? 13। ठीक है, न्यूनतम सदस्यों की संख्या 13। कोष्टक के बिना ही लिख दो, अच्छा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना। कोष्टक में फिर महत्व अलग ही हो जाता है ना। ठीक है, तो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 13 याद भी हो रहा होगा साथ में कि फिर बात करते हैं कि इसमें जो सदस्य होते हैं क्या कहा जाता है। जो हमने पहले बात की थी कि ये जो तीनों निकाय है, तीनों जो स्तर है, इनके अंदर सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। तो इसमें लिखो तीनों स्तर में सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। इसमें लिखो सदस्यों को इसमें क्या कहा जाता है? पार्षद। वार्ड पार्षद है ना, पार्षद कहा जाता है। एक का पूरी लाइन लिख देता हूं, इसमें सीधा लिख दो पार्षद, इसमें भी लिख दो पार्षद। समझ में आया यहां तक? फिर बात करते हैं कि इनका जो सदस्य है, सदस्य का मतलब पार्षद, पार्षद का जो चुनाव है वो कैसा चुनाव होता है भाई? अप्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष का मतलब जनता द्वारा डायरेक्ट चुना जाता है, जनता द्वारा चुना जाता है वो प्रत्यक्ष। और जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, सब जनता, तो वो क्या है कि अप्रत्यक्ष रूप से माना जाता है। देखो सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव क्या होगा तीनों के अंदर? प्रत्यक्ष। तीनों में सदस्यों का चुनाव कैसा होगा दोस्तों? प्रत्यक्ष रूप से है, जो कि इनको निर्वाचित किया जाता है। समझ में आ गया? उसके बाद में बात आती है कि ये जो सदस्य है ये त्याग पत्र किनको देते हैं? किनको देते हैं भाई? जो नगर पालिका का सदस्य है, जो पार्षद होता है, वह त्याग पत्र ईओ को देता है, यानी अधिशासी अधिकारी को देता है। बाकी पार्षद ये जो है नगर परिषद का पार्षद जो है, सदस्य की बात करें, ये आयुक्त को त्याग पत्र देता है। नगर निगम का जो पार्षद है यानी सदस्य जो है वो भी आयुक्त को जो कि त्याग पत्र देता है। तो यहाँ पे ये लिखो पहले, फिर लिखते हैं आगे। नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा, जल्दी जल्दी लिखो। यहाँ पे थोड़ा ना ये ज़्यादा हो गया इस पे, नहीं तो आ जाता काफ़ी, तो यहाँ आ जाता ना। लिखो
लिख दिया। अब लिखो त्याग पत्र। त्याग पत्र किसकी बात कर रहे हैं? जस्ट आपका तो रजिस्टर लंबा रहेगा तो उसमें क्या है कि जस्ट उसके नीचे लिखो त्याग पत्र, एक ऐसा लाइन बना दो इधर, थोड़ा ज्यादा लेते जगह। अब लिखो इसमें त्याग पत्र। सदस्य त्याग पत्र किन को देंगे? ये देंगे अधिशासी अधिकारी को। अधिशासी अधिकारी, जिसको क्या कहते हैं? ईओ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दूसरा देगा, दूसरा मतलब नगर परिषद वाले आयुक्त को अपना त्याग पत्र देंगे, और नगर निगम वाले वो भी आयुक्त को त्याग पत्र देंगे। ठीक है, ईओ को यहां पे बराबर में लिखते हैं। क्योंकि जगह ले रहा था हमारी। समझ में आ गया यहां तक? फिर लिखो इसमें जो अध्यक्ष है उसको क्या कहा जाता है? अध्यक्ष को, इसमें अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है, और जो नगर परिषद है उसमें सभापति उपसभापति होता है। इसमें महापौर और उप महापौर होता है। लिख लो दोनों का, क्योंकि समझ में आ जाएगा अच्छे से। इसको लिखो अध्यक्ष को अध्यक्ष कहा जाता है, और इसमें लिखो सभापति उपसभापति होते हैं। सभापति उपसभापति, और इसमें होता है महापौर। क्या होता है? महापौर। और अब लिख लो उपाध्यक्ष का। अध्यक्ष, फिर लिख दो उपाध्यक्ष का। उपाध्यक्ष को नगर पालिका के अंदर उपाध्यक्ष ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपाध्यक्ष कहा जाता है। और इसमें कहा जाता है आपके नगर परिषद में उपसभापति। और इसमें कहा जाता है उप महापौर। उप महापौर। समझ में आया यहां तक? अब इनका चुनाव की बात करते हैं। यानी पहले तो बात की थी सदस्यों का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो कैसे होता है वो हम लोगों ने बात की थी। अब बात आती है यहाँ पे कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है इन तीनों स्तर में है, जो कि किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो इन तीनों स्तरों में जो चुनावों का अगर बात करें तो चुनाव जो है वह अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। तीनों के अंदर, तीनों में चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। फिर त्याग पत्र की बात आती है तो वह सेम ही चीज रहेगी। लिख लो पहले चुनाव किनका? अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों का। ऐसे करके लिखो, ऐसे लिख लो। चुनाव। समझ में आ गया ना? यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों की बात कर रहे हैं। तो चुनाव कैसा होगा दोनों का? तीनों मतलब उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव नगर पालिका में जो होता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से, और इसमें भी अप्रत्यक्ष रूप से नगर निगम में भी। ठीक है, अब लिखो आप त्याग पत्र।
अध्यक्ष उपाध्यक्ष त्याग पत्र किनको देंगे? ये त्याग पत्र किसको देंगे भाई? ये देंगे अधिशासी अधिकारी को। अधिशासी ऐसे लिखते हैं क्या? अधिशासी अधिकारी को यानी ईओ को। और ये देंगे आयुक्त को। किसकी बात करें भाई? सदस्य भी इसी को देंगे और अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी इसी को देंगे, आयुक्त को। ठीक है, समझ में आ गए यहाँ तक? फिर उनके बाद में ये पूरी सारणी एक साथ लिखो, आप समझ में आ जाएगा। बिल्कुल राइट आपका। जिस प्रकार से मैं समझाना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आपको समझना चाहिए, उस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि जो नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम के अंदर जो है मनोनीत कितने व्यक्तियों को किया जाता है? तो राज्य सरकार जहाँ पे मनोनीत करती है इन तीनों के अंदर, तो इसमें जो 6 सदस्य होते हैं उनको मनोनीत करती है। ऐसे लिखो, मनोनीत सदस्य राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य, इसमें कितने मनोनीत किए जाते हैं? 6 सदस्य। और नगर परिषद में 8 सदस्य और इसमें 12 सदस्य। राज्य सरकार इसमें है जो कि क्या करती है, इनमें मनोनीत करती है इतने सदस्यों को। समझ में आ गए यहाँ तक? फिर लिख दो आप कि तीनों स्तर पर विधान मंडल जो है, संसद के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। तीनों स्तरों पर विधान मंडल व संसद के सदस्य पदेन सदस्य इसमें होते हैं। ये कोई बड़ा हमारा वो नहीं है, यही लिखवा देता हूं ना। इसमें लिखो, एक लाइन लिखो, तीनों स्तरों पर विधानमंडल व संसद के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। तीनों स्तरों पर विधानमंडल व संसद के सदस्य पदेन सदस्य होते हैं। लिख लो। अगर आप कहो तो फिर से ये सारणी आपको समझा भी दूं दोबारा, एक बार समझा देता हूं ना, ताकि याद हो जाए अच्छे से। लिख लो पहले इसको, फिर इसके बाद में अब आप ये बताओ कि पंचायती राज और नगरीय निकाय जो है उनके अंदर जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो होते हैं उनको हटाने का प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं? क्या उनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है? चलो मैं साइड होता हूँ, लिख लो।
समझाऊं दोबारा? चलो यहाँ से समझो दोबारा ध्यान से। देखो राजस्थान में शहरी निकायों की संरचना किस प्रकार से होती है कि राजस्थान के अंदर जो शहरी निकाय है उनमें जो सरकारें किस प्रकार से एक तरह से काम करती है, विकास के लिए बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो नगर पालिका होती है जिसमें जनसंख्या जो है 20,000 से 1 लाख जिस क्षेत्र की जनसंख्या है उस क्षेत्र को नगर पालिका घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद में नगर परिषद आता है, इससे ऊपर की जो हम कह सकते हैं सरकार है। तो 1 लाख से 5 लाख सरकारी तो है एक तरह से है, स्वशासन व्यवस्था को संभालते। तो नगर निगम जो है 5 लाख से अधिक है और इसमें जो न्यूनतम सदस्य कम से कम सदस्य 13 होने चाहिए। कितने सदस्य? और तीनों में हम कह सकते हैं 13 सदस्य कम से कम होने ही चाहिए। और सदस्यों को क्या कहा जाता है? पार्षद कहा जाता है। तीनों स्तरों में सदस्यों को पार्षद कहा जाता है। सदस्यों को चुनाव तीनों का प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं। त्याग पत्र की बात करें, सदस्य तीनों के जो है ये जो आपके नगर पालिका के हैं ये ईओ को त्याग पत्र सौंपते हैं, यानी अधिशासी अधिकारी को। और नगर परिषद के और नगर निगम वाले जो है सदस्य पार्षद कहें तो वो आयुक्त को है जो कि अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी सेम यही होता है कि नगर निगम और नगर परिषद वाले जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है वो आयुक्त को अपना त्याग पत्र सौंपते हैं। और जो बचा हम बात कर सकते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से नगर पालिका का जो अधिशासी अधिकारी को अपना त्याग पत्र सौंपता है। फिर बात आती है अध्यक्ष को नगर पालिका में अध्यक्ष कहा जाता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, उनको अध्यक्ष उपाध्यक्ष। और नगर परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सभापति उपसभापति कहा जाता है। और नगर निगम में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को महापौर और उप महापौर कहा जाता है, ठीक है। चुनाव की बात करें तीनों का अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। और त्याग पत्र की बात करें तो ये सेम हो ही गया। और राज्य सरकार द्वारा इसमें कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो नगर पालिका में 6 सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा और 8 सदस्यों को नगर परिषद में और 12 सदस्यों को नगर निगम में हम कह सकते हैं मनोनीत किया जाएगा। तीनों स्तरों पर विधानमंडल व संसद के जो सदस्य है वो पदेन सदस्य होते हैं। यहाँ तक आ गया समझ में? अब समझते हैं, अब एक बात समझते हैं, वो ये है कि एक तो पंचायती राज और नगरीय निकाय के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जब अगर हटाना चाहे, किसकी बात कर रहे हैं हम? नगरीय निकाय प्लस पंचायती राज, इन दोनों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अगर हटाने का प्रस्ताव अगर हम प्रस्ताव लेकर आए तो कैसे लेकर के आएंगे? क्या उसके लिए नियम कायदा रखा गया कि निकाय के अंदर जो कुल सदस्य हैं, निकाय के कुल सदस्यों का कितने % होना चाहिए? कितना होना चाहिए भाई? निकाय के कुल सदस्यों का कुल सदस्यों का 1/3, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य जो कि उस प्रस्ताव के द्वारा लाया जाएगा। उन सदस्यों के द्वारा कितना? 1/3 सदस्यों के द्वारा लाया जाएगा। लेकिन फिर हम बात आती है यहाँ पे कि जिसे देखो जो सदस्य जिस निकाय के अध्यक्ष सदस्यों को हटाना है, मानो कि पंचायती राज में वही सिस्टम है, वही नगरीय निकाय में शहरी निकाय कह सकते हैं। तो इनके अंदर जो कुल सदस्य है उनका 1/3, मैंने यहाँ 1/2 लिख दिया ना, 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा, जिसे निकाय के जो कुल सदस्यों के 3/4, 3/4 कह सकते हैं सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव को पारित करके उनको हटाया जा सकता है। ये किन के लिए बात लागू है? नगरीय परिषद और पंचायती राज दोनों के लिए लागू है। फिर बात आती है कि अगर प्रस्ताव को आरंभ के 2 साल में नहीं ला सकते, जैसे कि मानो कि पंचायती राज में कोई सरकार है 2022 में बनी है, तो 2 साल तक उनको हटाने का, 2 वर्ष तक हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
ठीक है, 2 साल तक हटाने का प्रस्ताव नहीं लाएगा। फिर बात करते हैं कि अगर 2 साल के बाद में मानो कि चॉइस में लाया गया और चॉइस में मानो कि वह प्रस्ताव लेके आया गया और कोई इसमें कोई खास मिला नहीं बात, और वो प्रस्ताव जो है विफल हो गया, अगर वह प्रस्ताव विफल हो गया तो फिर दोबारा से 1 वर्ष तक नहीं ला पाएंगे। तो 2 वर्ष बाद यानी इसका वैसे कार्यकाल कब तक रहेगा, 2005 तक, 2005 क्या 5 साल इसमें कितने 27 तक, ठीक है। तो 2022 यानी 24 में लाए, फिर अगर विफल हुआ तो 23 में क्या 24 में लाए, फिर 25 तक नहीं 25 में लाएंगे, फिर 25 आधा तक बात करो तो 25 तक लाएंगे। और फिर बात यह आती है कि अगर शेष अवधि 1 वर्ष बची है तो प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो इसमें कौन सा टाइम बचा जिसमें प्रस्ताव ला सकते हैं? 27 में होने वाला है तो 26, अगर 2026 हो गया है तो फिर ला ही नहीं सकते, 1 वर्ष ही बचा है इनका शेष अवधि। इसलिए प्रस्ताव अब कोई वो नहीं हो सकता, मतलब ये जो इसमें लिखा है वो हमको पढ़ना पड़ रहा है ना भाई। 2 वर्ष शुरुआत में नहीं ला सकते, अगर विफल हो गया तो 1 वर्ष वैसे नहीं ला सकते, और अगर शेष अवधि 1 वर्ष बची है। वैसे अगर बात आती है कि हाँ, तो शेष अवधि अगर 1 वर्ष बची है तो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। क्यों नहीं ला सकते भाई? क्योंकि अगर प्रस्ताव लाया गया 1 वर्ष बचा है, अब मानो कि कोई जो अध्यक्ष को हटा दिया गया, तो अध्यक्ष को हटा दिया गया तो फिर क्या करना पड़ेगा, वहां पे अध्यक्ष दूसरा तो बनाना पड़ेगा। बनाने का मतलब निर्वाचित करना पड़ेगा। तो निर्वाचित करना पड़ेगा तो वहां पे चुनाव करवाना पड़ेगा, और चुनाव कराएंगे तो अब इतना खर्चा, क्योंकि 1 साल बाद वापस से चुनाव होने वाला है तो डबल खर्चा हो जाएगा, तो उपचुनाव वहां पे फिर नहीं करवा सकते। बाकी बात तो ये आती है कि अगर 1 वर्ष बचा है, इसमें सरपंच को मानो कि छोड़ो, और नगर पालिका का जो अध्यक्ष है, चेयरमैन को कहते हैं कि जिसको, तो अगर उसकी कुर्सी रिक्त हो जाती है और 1 वर्ष बचा है तो क्या दोबारा चुनाव होगा, उपचुनाव? बिल्कुल उपचुनाव होगा, सरपंच को छोड़ करके। बाकी हम बात कर सकते हैं पंचायती राज के अंदर सरपंच को छोड़ के, बाकी प्रधान का भी अगर 6 माह अगर बचा है शेष अवधि तो चुनाव नहीं होता है, उपचुनाव। और अगर 1 वर्ष बचा है तो उपचुनाव होगा। सरपंच में 1 वर्ष बचा है तो उपचुनाव नहीं होगा। समझ में आया यहाँ तक? और अगर 1 वर्ष से बचा है तो आप कौन सा असहमति जो प्रस्ताव आप नहीं ला सकते, हटाने का जो प्रस्ताव कह सकते हैं हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। लिखो, पंचायती राज व नगरीय निकाय में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव। पंचायती राज व नगरीय निकाय, पंचायती राज व नगरीय निकाय के सदस्यों, सदस्य क्या, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का प्रावधान प्रस्ताव। अध्यक्ष से उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव। का प्रस्ताव। ठीक है, कैसे ला सकते हैं, इसमें लिखो, यानी जिस निकाय, जैसे कि अगर पंचायती राज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाना है तो इनके जो कुल सदस्य हैं उनका 1/3 सदस्यों के द्वारा वो लाया जाएगा, जिससे निकाय के कुल सदस्यों के 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके हटाया जाएगा। लिखो इसमें, निकाय के कुल सदस्यों का 1/3
कोष्टक में लिख दो, चलो 1/3 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। सदस्यों द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। जो निकाय के कुल सदस्यों के 3/4 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर हटाया जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? यानी निकाय के कुल सदस्यों का 1/3 जो सदस्यों के द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? जो निकाय के कुल सदस्यों के 3/4 जिसे कुल सदस्यों के जो का मतलब ये प्रस्ताव जो लाया गया, जो कहो जिसे कहो एक ही बात है, जिसे निकाय के कुल सदस्यों के 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित करके या फिर प्रस्ताव पारित कर हटाया जाएगा। प्रस्ताव पारित करके हटाया जाएगा। फिर वो बात और लिख दो कि प्रस्ताव लिखो, प्रस्ताव को आरंभ के 2 वर्ष में नहीं लाया जाएगा, नहीं लाया सकते। प्रस्ताव को, किस प्रस्ताव को? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के प्रस्ताव को। इस प्रस्ताव को आरंभ के शुरुआत के 2 वर्ष तक नहीं ला सकते। आरंभ को 2 वर्ष में नहीं ला सकते। आरंभ के 2 वर्ष में नहीं लाया जाएगा या फिर 2 वर्ष तक। 2 वर्ष का मतलब जब सरकार बनी है उससे लेकर के। प्रस्ताव को आरंभ के 2 वर्ष में नहीं लाया जाएगा, नहीं ला सकते। यदि प्रस्ताव विफल हो गया, यदि प्रस्ताव विफल हो गया तो 1 वर्ष तक प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो 1 वर्ष तक प्रस्ताव नहीं ला सकते। तथा अगर शेष अवधि 1 वर्ष बची है, यानी शेष अवधि 1 वर्ष है। शेष का मतलब बचना ही हो गया था, उसमें बच्ची का लिखने की जरूरत नहीं है। शेष अवधि 1 वर्ष है तो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। आया समझ में कुछ? अगर शेष अवधि 1 वर्ष बची है तो प्रस्ताव को नहीं लाया जा सकता। कोष्टक में लिखो तो लिख दो, क्योंकि चुनाव नहीं करवा सकते, क्योंकि 1 वर्ष के का बचा है तो चुनाव करवा नहीं सकते।
लिख लिया क्या? फिर इसमें एक बात होती है कि अगर किसी संस्था को, संस्था का मतलब जैसे नगर पालिका में चेयरमैन है, अध्यक्ष, तो नगर पालिका जो संस्था है मतलब उसके अंदर अध्यक्ष, यानी इसे कि जो सरकार है एक तरह से, इसको इस संस्था में इसको पूर्णतः अगर विघटित करना चाहे तो कौन करेगा? यानी किसी संस्था को, चाहे वह पंचायती राज व नगरीय निकाय की हो, तो उसको विघटित करने के लिए राज्य सरकार पंचायती राज अधिनियम 1994 का धारा 94 के तहत है जो कि उसको विघटित कर सकती है। विघटित का मतलब बिल्कुल भंग कर देती है उनको। विघटित के बाद में दोबारा चुनाव होता है। लिखो, यदि किसी संस्था को पूर्णतया विघटित करना हो, यदि किसी संस्था को पूर्णतया विघटित करना हो, तो क्या होगा? राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम, तो राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 1994 1994 के धारा 94 के अधिनियम 1994 की धारा 94 के तहत हटा सकती है। हटा सकती है मतलब विघटित कर सकती है, के तहत विघटित कर सकती है, या फिर 94 के तहत कर सकती है। इसे लिख दो सीधा ही। हटाने का मतलब सबको हटाया जाता है, फिर चेयरमैन हो चाहे सदस्य हो, सबको। अब ये तो हमारा जो टॉपिक वैसे कंप्लीट हो गया, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, छावनी मंडल को और लिख लेते हैं। छावनी मंडल और एक पेश एक्ट को लिख लेते हैं, वो इसी के अंदर है ना, दोनों को लिख लेते हैं। फिर आज का जो हमारा आज का कहें या फिर जो पंचायती राज का जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट हो जाता है। पंचायती राज एवं नगरीय निकाय का जो टॉपिक था, इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग। आरपीएससी को अलग से टॉपिक के सिलेबस में दिए है, तो उसको हम डीपली पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब आप एक हेडिंग लगाओ, क्या लगाएंगे? छावनी मंडल। छावनी मंडल। अब इसमें समझते हैं पहले कि देश भर में कुल कितने छावनी मंडल हैं? 61। देश भर में कुल 61 छावनी मंडल है। कितने हैं? कुल 61 छावनी मंडल है, जिसमें राजस्थान में एकमात्र छावनी मंडल है, वो है नसीराबाद। कौन सा है? नसीराबाद छावनी मंडल। फिर बात आती है कि ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में काम करते हैं। कौन है? छावनी मंडल। इसका जो अध्यक्ष है वो होता है कमांडिंग ऑफिसर होता है। और फिर बात करें तो इसका जो उपाध्यक्ष है वो जनता के द्वारा चुना जाता है, जिसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। तो समझते हैं इसके बारे में, लिखते हैं ना, समझ लिया वैसे तो, साथ साथ वैसे समझते रहो। देश भर में छावनी मंडल कितने हैं भाई? देश भर में
देश भर में कुल 61 छावनी मंडल है। कुल 61 छावनी मंडल है। देश भर में कुल 61 छावनी मंडल है। और लिखो राजस्थान में एकमात्र छावनी मंडल, इन साथ में लिखो, जिसमें राजस्थान में एकमात्र नसीराबाद छावनी मंडल है। नसीराबाद छावनी मंडल होता है। इसका अध्यक्ष कमांडिंग ऑफिसर होता है। सदस्य को जनता द्वारा चुना जाता है। और इसमें ये बात भी लिखो कि ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में काम करते हैं। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय में रहते। ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है। किसकी बात करें? छावनी मंडल की। तो लिख लो इसमें, ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है। इसका अध्यक्ष कमांडिंग ऑफिसर होता है। इसका अध्यक्ष, हिंदी में लिख लो, कमांडिंग ऑफिसर होता है। उपाध्यक्ष को जनता द्वारा चुना जाता है, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। लिख दो, उपाध्यक्ष को जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है। निर्वाचित का मतलब चुनाव करना, वोट देके जनता द्वारा निर्वाचित किया जाता है, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है। कितना होता है? 3 वर्ष होता है। निश्चित है ना, निर्धारित किया गया है। देखो, जिनका कार्यकाल 3 वर्ष होता है, उपाध्यक्ष का कार्यकाल। तो इसमें 5 लाइन थी, याद हो गई होगी वैसे तो, कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। फिर एक और लिख लो, पैसा एक्ट, जो किस समिति की सिफारिश से लाया गया था? दिलीप सिंह बोरिया समिति की सिफारिश से लाया गया था संसद के द्वारा 1996 में, जो कि पंचायत एक्सटेंशन एवं शेड्यूल एरिया एक एक्ट बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करना। और राजस्थान में पैसा एक्ट की बात करें तो 26 जून 1999 को लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत कुल 8 जिले शामिल किए गए थे। बांसवाड़ा था, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जो कि पूर्णतः इसमें शामिल था, और उदयपुर था, पाली, सिरोही, राजसमंद और चित्तौड़गढ़। ये 8 जिले इसके अंदर है जो कि पैसा एक्ट के अंदर शामिल किए गए थे। चलो यहाँ तक लिख लिया। अब इसके बाद में पैसा एक्ट लिख लो, उसके बाद में जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। पैसा एक्ट,
आधा हिंदी आधा अंग्रेजी। लिखो, दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर संसद के द्वारा दिलीप सिंह भूरिया समिति की सिफारिश पर संसद द्वारा उन्नीस में, कब की बात है ये? 1996 में पंचायती राज एक्सटेंशन, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, शेड्यूल्ड एरिया एरिया एक्ट बनाया गया। लिखा, पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरिया, शेड्यूल एरिया लिखो, शेड्यूल्ड लिख दो, शेड्यूल एरिया। अच्छा, मैंने यू नहीं लगाया ना, शेड्यूल एरिया एक्ट बनाया गया। बनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? जिसका मुख्य उद्देश्य पंचायती राज क्षेत्र को पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करना था। पंचायती राज व्यवस्था को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करना था। अनुसूचित क्षेत्र में विस्तार करना था। ठीक है, अब लिखो राजस्थान में। राजस्थान में पेशा एक्ट 26 जून 1999 में लागू हुआ। राजस्थान में पेशा एक्ट 26 जून 1999 को लागू हुआ, जिसमें राजस्थान के कुल 8 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें कुल 8 जिलों को शामिल किया गया। जिनमें कुल 8 जिलों को शामिल किया गया। अब एक एक करके उनका नाम लिखते हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। लिखो, 8 जिलों के नाम लिखो। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। इसमें लिख दो कोष्टक में पूर्णतया शामिल। पूर्णतया शामिल। और कौन से थे? सिरोही, पाली लिख दिया। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इसमें लिख दो कोष्टक में पूर्णतया शामिल था। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही,
उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली और सिरोही। कितने? 8 थे। 8 हो गए कि पूरे हो गए? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, पाली, सिरोही। याद कर लेना, वैसे इनको रट लेना, एक बार याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया कुछ? या ऊपर से जा रहा है? जाना तो नहीं चाहिए ऊपर से, क्योंकि मैंने मेहनत की आपके लिए और अब मेहनत करने की बारी है आपकी। क्योंकि सफलता के अंदर किसी का मार्गदर्शन हो सकता है, लेकिन जो महत्व अगर बात करें, मेन जो मेहनत होती है वो खुद की होती है। दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपको कितना भी मोटिवेशन कोई क्यों नहीं दे, कितना भी पढ़ाई क्यों नहीं, लेकिन आपका जो पेपर है वो आप स्वयं को लिखना पड़ेगा। समझ में आया यहाँ तक? तो इसी के साथ में साथियों आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं और कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC को पढ़ेंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे उसको। तो पहले अगर आपके पास कोई बुक है तो उसको पढ़ करके आएँ, ताकि और भी आपको समझ में आए और आपके जो मन में उस टॉपिक को देख करके जो भी प्रश्न अगर उठेंगे, या फिर कई बार ऐसा भी हो कि मैं कुछ गलत लिखवा दूं, अगर आपने वो पढ़ा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं कि सर इसका मतलब क्या है। जो भी आपका एक तरह से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप पहले हल्के रूप से अगर एक बार पढ़ के आएंगे तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए राम राम।